हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरविंद पाटीदार और स्वागत है आपका सिविल ए जेई एमसीक्यू जोन में। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सिविल इंजीनियरिंग न्यू सब्जेक्ट एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। सो गाइस, जिसने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन पर क्विंटल इज। ठीक है, तो ये क्या है? सर्वे में देखो आपको पता है एस्टिमेशन में अपन क्या करते हैं, मेजरमेंट्स करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, हमारे पास जो प्राइस होती है उस प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और वैल्यू निकालते हैं चीज़ की। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ पर क्विंटल किस में मेजर करते हैं? देखो, कोलेप्सिबल गेट विथ रेल्स जो होता है वो अपन किस में मेजर करते हैं? वो मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। रोलिंग शटर जो होता है उसको भी अपन मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। एक्सपेंडेड वायर नेटिंग जो होती है उसको भी अपन क्या करते हैं? मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। तो आरसीसी वर्क जो होता है ना उसको अपन किस में मेजर करते हैं? क्विंटल में मेजर करते हैं। ठीक है गाइस, क्विंटल या केजी में अपन इसको मेजर करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी विल बी द आंसर। ओके गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक्सप्लेन किया इस चीज़ को यहाँ पे कि अर्थ वर्क, स्टोन ब्रिक वर्क एंड वुड वर्क जो होते हैं उसको मीटर क्यूब में। ठीक है, अर्थ वर्क। अब इसमें क्या है, शेलो अर्थ वर्क अगर है 30 सेंटीमीटर से बात करेंगे अपन इसकी। शटर और पैनल और बेटन्स जो होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आप पॉइंटिंग, डीपीसी, प्लास्टरिंग, डोर, विंडो आप मीटर स्क्वायर में करते हो। स्टील आयरन वर्क केजी और क्विंटल में। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, हाफ ब्रिक वॉल, ठीक है, पार्टीशन वॉल इसको बोलते हैं, तो ये भी किसमें? मीटर स्क्वायर में। पेंटिंग वर्क, डिस्टेम्पर वर्क, जाली वर्क, ये भी आपका इसमें मीटर स्क्वायर में। उसके बाद देखो, कॉर्निस रनिंग मीटर में करते हैं। क्लीनिंग एंड फिक्सिंग ऑफ ग्लास, ये नंबर में मेजर करते हैं अगर ग्लास को साफ करना है। कटिंग ऑफ ट्रीज वगैरह नंबर में करते हैं। लाइम कॉन्क्रीट इन जाफरीस वगैरह मीटर स्क्वायर में करते हैं। ठीक है गाइस, तो देखो एस्टिमेशन से यही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाता है कि किस क्वांटिटी को अपन किस में मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लोर एरिया रेशो मीन्स। फ्लोर एरिया रेशो क्या होता है? तो गाइस अपने पास बहुत सारे टाइप के रेशो ये होते हैं। जैसे अपन जब घर की बात करते हो तो वहाँ पे प्लिंथ एरिया आता है। ठीक है, प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग आता है। उसके बाद और भी बहुत सारे टाइप के एरिया, कारपेट एरिया आता है, प्लिंथ एरिया आता है, फ्लोर एरिया आता है। तो यहाँ पे फ्लोर एरिया कैसे निकालते हैं अपन? टोटल फ्लोर एरिया जो होता है ना उसको कंसीडर करते हैं, डिवाइड बाय एरिया ऑफ प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, अब ये टोटल फ्लोर एरिया कैसे? जैसे कोई बिल्डिंग है, एक फ्लोर यहाँ है दूसरा यहाँ है, तो इस फ्लोर का एरिया कितना उसको भी लेंगे, इस फ्लोर का एरिया उसको भी लेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, ऊपर रखेंगे, नीचे कितना जो प्लॉट का एरिया वो तो फिक्स रहेगा हमेशा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना एरिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द आंसर यहाँ पे। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे आप देख सकते हो प्लिंथ एरिया क्या होता है? इट इज़ द बिल्टअप एरिया। देखो प्लिंथ एरिया क्या है, मतलब उसमें वॉल वगैरह भी कंसीडर कर ली जाएगी। यू शुड रिमेंबर दिस। प्लिंथ एरिया में वॉल कंसीडर होगा और जो कारपेट एरिया होता है, वन इज कारपेट एरिया। ठीक है, उस कारपेट एरिया में क्या होगा कि अपना जो वॉल वगैरह होता है ना वो कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये बड़ा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है गाइस, उसके बाद देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि फ्लोर एरिया का क्या डेफिनेशन दिया हुआ है कि इस प्लिंथ एरिया के अंदर कोर्टियार्ड, प्लेग्राउंड, ये एरिया कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, उसके बाद फ्लोर एरिया की बात करें अपन, तो फ्लोर एरिया में प्लिंथ एरिया माइनस एरिया ऑक्यूपाइड बाय द वॉल। ठीक है, तो ये वॉल वगैरह वाला एरिया कंसीडर नहीं करते अपन, और फ्लोर एरिया हो गया। और फ्लोर एरिया रेशियो क्या? एरिया ऑफ और फ्लोर डिवाइड बाय एरिया ऑफ टोटल फ्लोर इंटू 100। अब देखो इसमें एक चीज़ और है, एरिया ऑफ बालकनी में अपन 50% फ्लोर एरिया इंक्लूड करते हैं, और प्लिंथ एरिया एज कम्पेयर टू फ्लोर एरिया इज मोर देन 30 to 40%। आप यहाँ देख सकते हो कि जो प्लिंथ एरिया होता है ना वो फ्लोर एरिया से 30 से ज़्यादा % ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप खुद सोच सकते हो कि जो वॉल वगैरह होती है उसको भी इंक्लूड कर लिया जाता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट इज। रिलायबल एस्टिमेट कौन सा सबसे अच्छा होता है? तो देखो डिटेल एस्टिमेट जो करते हैं ना ये सबसे ज़्यादा रिलायबल होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, मतलब प्रॉपर तरीके से अपन एस्टिमेट करते हैं इसमें। ठीक है, और जो यहाँ पे प्लिंथ एरिया लिखा है ना इसमें अपन प्लिंथ को कंसिडर करते हैं गाइस, याद रखना। इसमें अपन हाइट को कंसिडर नहीं करते हैं, यू शुड रिमेंबर दिस। ठीक है, और जो अपना क्यूब रेट एनालिसिस होता है, ठीक है, इसमें अपन क्या करते हैं? हाइट को भी कंसिडर करते हैं क्यूब में। ठीक है, क्यूब में क्यूब लिखा है ऑलरेडी तो नाम से पता चला, और लेंथ, ब्रीथ, हाइट तीनों डायमेंशन की अपन बात करेंगे यहाँ पे। तो हाइट भी कंसीडर करते हैं, जिससे ये क्या होता है, जो प्लिंथ एरिया है ना उससे ज़्यादा अच्छा वाला एस्टिमेट होता है। ठीक है, और प्रिलिमिनरी तो क्या होता है, स्टार्टिंग में जो एस्टिमेट करते हैं उसको प्रिलिमिनरी बोलते हैं। तो आंसर विल बी बी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कितने टाइप के एस्टिमेट। रफ एस्टिमेट को अपन एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट भी बोलते हैं, फिर प्लिंथ एरिया, फिर क्यूब रेट, फिर डिटेल एस्टिमेट। लेकिन एक्यूरेसी की बात करें सबसे ज़्यादा डिटेल, फिर क्यूब रेट, फिर प्लिंथ एरिया, और फिर रफ एस्टिमेट की बात करें। और गाइज ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि आप जब एस्टिमेट आपने किया है, एस्टिमेशन क्या होता है? किसी भी चीज़ की प्राइस को पता करना। जब एस्टिमेशन आपने कर लिया, अगर आपने एस्टिमेट किया और 5% से ज़्यादा आपका आगे पीछे वैल्यू आई है एस्टिमेट करने के बाद, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस एस्टिमेट को रिवाइज करना पड़ेगा। यू शुड रिमेंबर दिस। इफ वेरिएशन इन कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर वर्क, अगर मान लो पर्टिकुलर वर्क क्या है, जैसे मान लो मैंने शटरिंग किया, ठीक है, और इस शटरिंग का आपने पहले एनालिसिस किया था कि शटरिंग की प्राइस मान लो 10 लाख होनी चाहिए, लेकिन ये 10 लाख से 5% कम ज़्यादा आ गई, तो उसको आपको क्या करना, मतलब 10% से कम ज़्यादा आ गई तो आपको
रिवाइज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ समझने वाली बात की, टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट अगर 5% वेरिएशन हुआ तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा। अगर किसी एक क्वांटिटी का एस्टिमेशन, ठीक है, 10% वेरिएशन हुआ तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ये दो चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्ट्रिप फुटिंग दिया हुआ है यहाँ पे आपको, ये क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। अब ये क्या पूछ रहा है, BFS, ठीक है। BFS क्या होता है, ब्रिक फ्लैट सोइलिंग, ठीक है, ब्रिक फ्लैट सोइलिंग इसको बोला जाता है। ये वैल्यू कैसे निकालोगे आप, ये पूछा हुआ है इसमें। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये BFS की थिकनेस कितनी दी हुई है, 75 mm की थिकनेस दी हुई है। अब इसकी लेंथ, ये तो हो गई थिकनेस, ठीक है, ये थिकनेस हो गई। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो आप देख सकते हो ये कितना पूरी लेंथ में है, तो पूरी लेंथ कितनी है, 750। तो लेंथ कितनी है, 750 mm है। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन में आप देखोगे तो पर मीटर लेंथ की बात कर रहा है, और अपने को देखो वैल्यू सारी क्यूबिक मीटर में पूछा हुआ है। तो लेंथ ब्रीथ हाइट करना, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। तो देखो 75 को मैं मीटर में करूँ तो 0.075 इंटू 750 को मैं लिखूंगा तो 0.750, और पर मीटर की बात कर रहा है 1। अगर इस तीनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आएगा, 0.0562 आएगा गाइस, ठीक है। तो 0.0562 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्यूबिक मीटर और स्क्वायर मीटर गलत होगा क्योंकि पर मीटर में पूछा हुआ है, तो सी विल बी द आंसर, ठीक है गाइस। अगर और भी किसी चीज का पूछे तो आप जवाब दे सकते हो, जैसे PCC का पूछे तो PCC का 100 की थिकनेस है तो आप निकाल सकते हो 100, ठीक है। 0.100 इंटू 750 हो जाएगा, 0.750 इंटू 1 कर देंगे तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, PCC की क्वांटिटी आ जाएगी। इस तरीके से क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, फॉर 1 स्क्वायर मीटर सिंगल ब्रिक फ्लैट सोइलिंग, वही बात कर रहा है BFS। इसकी मैं बताता हूँ क्या चीज़ होती है। कन्वेंशनल साइज देखो पूछा हुआ है, तो देखो कुछ नहीं है, इसका कहने का मतलब है अगर ये जैसे ब्रिक का डायमेंशन होता है, आपको पता है ये कितना होता है, 150, नहीं सॉरी गाइस, वो क्यूब का होता है। यहाँ पे क्या होता है 19 इंटू 9 इंटू 9, तो ये तो क्या होगा, स्टैंडर्ड वाली ब्रिक होती है। लेकिन जो कन्वेंशनल ब्रिक होती है ना, उसकी डायमेंशन अपन कैसे लिखते हैं, 230 इंटू 116 इंटू 76 सेंटीमीटर में, अपन यहाँ पे इसको mm में कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना, ये डायमेंशन होती है कन्वेंशनल ब्रिक की, ठीक है गाइस। कन्वेंशनल ब्रिक के डायमेंशन इसका पूछा हुआ है आपने, तो इस तरीके से डायमेंशन में मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे करके इसको लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं अपनी कैलकुलेशन के लिए। तो मैं यहाँ पे जो डायमेंशन कंसिडर कर रहा हूँ वो कितनी कर रहा हूँ, 150 इंटू 125 इंटू 75 mm, ये मेरी डायमेंशन मैंने कंसिडर की, क्योंकि कन्वेंशनल की कोई फिक्स डायमेंशन नहीं होती। याद रखने के लिए वो डायमेंशन मैंने इससे पहले वाली लिखी आपको। अब इस तरीके में अपन बात करें तो आपको पता, यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो डायमेंशन होगी 250, ये कितनी होगी 125, और ये कितनी होगी 75, ठीक है। अब अगर ये क्या पूछ रहा है, ब्रिक फ्लैट स्लोइनिंग पूछ रहा है। देखो फ्लैट की बात कर रहा है, फ्लैट मतलब नॉर्मल ब्रिक जो रखी हुई उसकी बात कर रहा है। तो एक डायमेंशन ये लेनी है, दूसरी डायमेंशन ये लेनी है, ठीक है गाइस। आप यहाँ देख पा रहे होंगे मैंने क्या बोला अभी आपसे, मैंने कहा एक डायमेंशन तो आपको कौन सी लेनी है, एक डायमेंशन आपको ये वाली लेनी है, ठीक है, ये जो लेंथ वाली डायमेंशन ये लेनी है, और दूसरी डायमेंशन क्या लेनी है मुझे, ये वाली लेनी है, ठीक है गाइस। तो अब आप यहाँ पे देख पाओगे कि अब इसको निकालते कैसे हैं, नंबर ऑफ ब्रिक निकालना है आपको, नंबर ऑफ ब्रिक। इसमें सिंपल कुछ नहीं करना, 1 मीटर क्यूब में निकालना तो ऊपर 1 रखना आपको, और नीचे उसकी डायमेंशन जो मैंने बोला ना अभी, 2 डायमेंशन, एक ये और एक ये वाली डायमेंशन। तो कितनी थी डायमेंशन अभी, एक तो 250 थी, तो 250 मतलब उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और दूसरी क्या थी 0.125, 125 थी ना। अगर मैं 1 डिवाइड बाई 0.250 इंटू 0.125 करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आता है वो कितना आता है, 32 के करीब आता है गाइस, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये 34 के आसपास हो सकता है, क्योंकि आप आंसर में भी देख सकते हो कि आंसर में वेरिएशंस काफ़ी है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 32। ये तो बात हो गई कि ब्रिक फ्लैट सोइलिंग की बात हुई। ये आपसे एक और पूछेगा कि ब्रिक एज सोइलिंग, ये भी पूछेगा आपसे, ब्रिक एज सोइलिंग। इसमें क्या करोगे आप, अब आपको एज में रखना है, इस तरीके से आपको रखना है ब्रिक को, ठीक है। जो बड़ा वाला पोर्शन ऊपर रह जाएगा, तो ये जो आपकी डायमेंशन होगी ये तो कितनी रहेगी, 225 ही रहेगी। लेकिन आपकी ये डायमेंशन बदल जाएगी, ये 75 हो जाएगी और ये 125 हो जाएगी। अब यू शुड रिमेंबर, आपको ब्रिक को टर्न करना है थोड़ा सा बस। तो अब डायमेंशन आपकी कौन सी, ये दोनों रहेगी, ठीक है। तो सिंपल उसी तरीके से करना है आपको। यहाँ पे कितना रहेगा, 0.225 इंटू 0.075, देख पा रहे हो आप। तो इससे जो आपका आंसर आएगा ये 250 है, ठीक है, 250 लिया मैंने। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, इजिकल टू 54 नंबर आएगा आपका, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, ये शायद हो सकता है अभी पीछे कहीं क्वेश्चन है ये गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ वैसे, चलो जब आएगा तो उसको देखते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो उसमें आंसर क्या रहेगा, 54। अब यहाँ पे देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ऑर्डर ऑफ बुकिंग ऑफ डायमेंशन, अपन बुक किस में करते हैं, लेंथ ब्रीथ और हाइट, इन तीनों में ही अपना काम सारा होता है।
अब देखो एक और पूछा हुआ है, इफ डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन इज लेस देन 30 सेंटीमीटर। अब जब अपन नहीं डेप्थ कर रहे हैं, एक्सकेवेशन की डेप्थ अगर लेस देन 30 सेंटीमीटर है तो मैं उसकी मेजरमेंट मीटर स्क्वायर में करूंगा, क्योंकि सर अभी आपने बताया था कि एक्सकेवेशन तो मीटर क्यूब में मेजर होता है, लेकिन ये क्या है, सरफेस एक्सकेवेशन में कंसिडर कर लेते हैं अपन अगर डेप्थ कम है तो। उसके बाद लीड एंड लिफ्ट आपको पता होगा कि जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाए तो उसको क्या बोलते हैं अपन, लीड बोलते हैं, और वर्टिकल में कितना उठाना है उसको क्या बोलते हैं, लिफ्ट बोलते हैं। ठीक है गाइस, ये दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो लीड की मेजर करते हैं वो 30 मीटर और लिफ्ट 1.5 मीटर में अपन मेजर करते हैं। ठीक है, उसके बाद सरफेस ड्रेसिंग अप टू 15 सेंटीमीटर डेप्थ एंड सरफेस एक्सकेवेशन अप टू 30 सेंटीमीटर डेप्थ मेजर इन स्क्वायर मीटर, ये आपको पता होना चाहिए। द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ बोरोपिट इन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू बोरोपिट 60 सेंटीमीटर एंड 5 मीटर, ये लिखा हुआ है। नंबर ऑफ ब्रिक, देखो ये अभी ये भी समझाया था मैंने आपको, नंबर ऑफ ब्रिक ऑफ फ्लैट सोइलिंग और एज सोइलिंग 38 और 56, और अपनी वैल्यू कितनी आई थी 56 और 56, 32 और 56 आई थी, तो ये पता होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट, डोर एंड विंडो वी यूज 6 and 4 होल्ड फास्ट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो 6 and 4 की अपन कंसिडर करते हैं। ट्रक की बात करते हैं, देखो यहाँ पे एक चीज़ जो लिखी हुई है, जो ट्रक होता है ना उसमें कितनी ब्रिक आती है, 4000 के करीब ब्रिक आती है, और जो वॉल्यूम ऑफ सेंड आता है ना वो कितना आता है, 3 से 5 मीटर क्यूब आता है, ये आपको याद होना चाहिए। और एक बता दूं मैं, आरएमसी प्लांट जो होता है ना, रेडी मिक्स कंक्रीट जो मिक्सर होता है, उसमें भी 6 मीटर क्यूब के करीब अपन कंसिडर करते हैं। कितना करते हैं, 6 मीटर क्यूब के करीब अपना मटेरियल आता है, अपन ये कंसिडर करते हैं। ठीक है गाइज, उसके बाद यहाँ पे आप बात कर सकते हो, देखो ये फॉर्मूला होता है आपका स्टील का वेट निकालने का, कितना होता है, D²/162। सिंपल, डायरेक्टली आपको डाया लिखना है आपको, जैसे मान लो आपके पास माइल्ड स्टील है, 12 mm का माइल्ड स्टील है, ठीक है, और आपको उसका डाया पता है, तो यहाँ पे वैल्यू रख के आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, पर मीटर में कितना आएगा। अब गाइस देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि क्वांटिटी निकालो मुझे, मतलब किस किस की जाए, जो भी आपके पास, जैसे ये किसकी बात कर रहा है, ये ब्रिक की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब इसमें क्वांटिटी पूछता है कि ब्रिक की, सीमेंट की क्वांटिटी कितनी आएगी, सेंड की कितनी आएगी, कंक्रीट की कितनी आएगी। तो इसमें देखो गाइस, मैं पहले आपको 3 चीज़ें बता देता हूँ। वो 3 चीज़ें क्या है, अगर आप ब्रिक देखो, 2 चीज़ें होती हैं यहाँ पे, एक तो होता है ड्राई वेट, एक होता है वेट। ठीक है, एक तरीके से ड्राई कंडीशन में होता है, एक वेट कंडीशन में होता है। तो आप खुद सोचो, जब ड्राई मटेरियल होगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा, और वेट जैसे उसमें पानी मिला देते हो तो उसका वॉल्यूम श्रिंक होता है, आपको पता होगा। तो मैं जो काम करता हूँ वो वेट पे करता हूँ, लेकिन मेरे को मिक्स तो ड्राई से करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो मैं फाइनली ड्राई वॉल्यूम पे काम करता हूँ, ठीक है, और वेट में पे पानी मिक्स कर देता हूँ। तो जब भी मेरे पास अगर ब्रिक पे मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो वेट दिया होगा ना, जैसे मान लो मेरे को पास क्वांटिटी दी होगी, मान लो मेरे को क्वेश्चन में गिवन है कि 10 मीटर क्यूब का मटेरियल बनाना है, तो मैं इस 10 मीटर पे काम नहीं करूँगा, ये वेट कंडीशन में गिवन होता है, मैं इसको बढ़ा दूंगा कुछ वैल्यू को। तो कितना बढ़ाते हैं, देखो जब ब्रिक में काम करते हैं तो कितना बढ़ाते हैं, 30% बढ़ा देते हैं। ठीक है गाइस, 33% बढ़ा देते हैं। मैं अगर कंक्रीट पे काम कर रहा हूँ तो आपको पता होगा 52% से 54% तक मटेरियल को बढ़ा देते हैं, क्योंकि वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। उसके बाद मोर्टार पे अगर मैं काम कर रहा हूँ, यू शुड रिमेंबर दीज वैल्यूज, इसके बनाए क्वेश्चन नहीं होगा। मोर्टार पे जब काम कर रहा हूँ तो 25% वैल्यू बढ़ा दूंगा। और जब मैं, एक चीज़ और है, प्लास्टर पे जब मैं काम कर रहा हूँ तो मैं 60% बढ़ा दूंगा, ये नोट कर लेना गाइज आप। ठीक है, अब देखो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, कैसे होगा। 1 स्क्वायर मीटर और 75 सेंटीमीटर थिक, तो देखो अब मेरे को मीटर क्यूब में सारे आंसर्स है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम निकाल लूँ पहले मैं वेट वाला। तो मैं कैसे निकालूंगा, 1 स्क्वायर मीटर है और ये कितना है, 1 स्क्वायर मीटर है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 मीटर स्क्वायर, ये आप लिख सकते हो डायरेक्टली। वॉल्यूम क्या रह जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर इंटू ये कितना है सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा 0.100 सेंटीमीटर, 0.075 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली अपना वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 0.075 मीटर क्यूब। ये वैल्यू किस में, वॉल्यूम किस में आया, वेट कंडीशन में आया। अब इसको ड्राई में कन्वर्ट करना है, बात किसकी हो रही, ब्रिक की, तो कितना परसेंट बढ़ेगा, 33% बढ़ा देंगे। तो ठीक है, 33% बढ़ा दिया मैंने, कैसे बढ़ेगा, 1.33 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 33% बढ़ जाएगा। और वॉल्यूम कितना, 0.075, ये किस में आ गया, मीटर क्यूब में आ गया। अब मेरे को इस पर काम करना पड़ेगा, इस वॉल्यूम में मेरे को निकालना है। ठीक है, रेशो मुझको गिवन है कितना, 2:7, ये रेशो मुझे गिवन है। वैल्यू किसकी चाहिए इसको, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सुर्खी। अब देखो सुर्खी का रेशो कितना है, सुर्खी और लाइम, ब्रिक खोवा सुर्खी और लाइम बताया, तो लाइम का कितना है, जैसे देखो इस तरीके से होता है, ब्रिक खोवा का है 2, सुर्खी का 2 और लाइम का 7, इस तरीके से रेशो गिवन है। मुझे किसका निकालना, सुर्खी का, तो मतलब 2 का रेशो निकालना है। जिसका निकालना है ना उसको ऊपर रखते हैं, जिसका निकालना है उसको ऊपर रखते हैं और नीचे तीनों का सम रखते हैं, 7, 8, 9, 10, 11, इस तरीके से रखते हैं अपन। ठीक है गाइस, ये आपको पता होना चाहिए। तो कैसे निकाला मैंने, 2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, 11 हो जाएगा। ये 2 चीज़ें तो आपको समझ आ गई। अब कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। तो फाइनली वॉल्यूम कैसे निकलेगा, मेरे पास 1.33 था वहाँ पे, मैंने इसको 0.075 भी कर लिया था। अब मुझे किसका निकालना, सुर्खी का निकालना है ना, सुर्खी का, तो मुझे इसका रेशो पता होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 1.33
इंटू 0.075 इंटू 7/11। सिंपल, बस इतना ही आपको करना है। तो ये किसका आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सुर्खी आ जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए फाइनली। तो यहाँ से आंसर कितना आ रहा है आपका? 0.019 मीटर क्यूब विल बी द योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये सी विल बी द आंसर। अपन एक दो क्वेश्चन और करेंगे, आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा इसके बाद में। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लिखा? इन स्ट्रेट लाइन मेथड द एनुअल डिप्रिशिएशन। अब देखो डिप्रिशिएशन क्या होता है, जैसे कोई मशीन में लेके आया, वो मशीन आज तो मेरे पास जैसे मान लो 1 लाख की मशीन थी, तो वो मशीन क्या हो जाएगी, आज से 5 साल बाद उसकी प्राइस तो कम हो जाएगी और हर साल कुछ ना कुछ डिक्रीज होगी वो प्राइस, तो मेरे को उसको बोलते हैं डिप्रिशिएशन। ठीक है गाइस, कि मशीन की एक्चुअल प्राइस में कितना डिप्रिशिएशन हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद अपन जब इसका फॉर्मूला डिप्रिशिएशन निकालने का फॉर्मूला निकालते हैं, तो क्या फॉर्मूला होगा? ओरिजिनल कॉस्ट जितने मान लो 1 लाख रुपए हम आप लाए, तो यहाँ पे 1 लाख रुपए माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू बताता हूँ क्या होता है, और लाइफ इन ईयर कितने साल तक वो चली थी, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा कि 1 साल में कितना डिप्रिशिएशन हुआ है मशीन का। तो सी विल बी द आंसर। और ये स्क्रैप वैल्यू ये होता है, ये माइनस क्यों किया मैंने, क्योंकि जब मैं मशीन को बेचूंगा ना, तो मशीन के जो पार्ट्स होंगे ना, उस पार्ट्स का भी, जैसे मान लो लोहा है, तो उस लोहे का भी तो कुछ ना कुछ पैसा मेरे को मिलेगा ना, वो पैसा तो मेरे पास आ जाएगा ना एक्चुअली, इसलिए उस मशीन वो पैसे को क्या कर दिया मैंने, माइनस किया है। ठीक है, अब यहाँ पे दो वैल्यू आती है, एक होती है स्क्रैप वैल्यू, ठीक है गाइज, रिमेंबर दिस। एक होती है स्क्रैप वैल्यू, एक होती है साल्वेज वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको अपन? सेल्वेज वैल्यू। तो देखो स्क्रैप वैल्यू तो वो होती है कि मैंने, जैसे मेरा कोई घर था, उस घर को मैंने तोड़ ताड़ दिया, अब मेरे पास क्या, उसमें से सरिये निकलेंगे, उसमें से ईंटें निकलेगी, वो ईंटें मैं बेच सकता हूँ, तो जो मटेरियल मेरा बिकेगा ना, उसका जो पैसा मिलेगा उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। साल्वेज वैल्यू क्या है, मैंने घर बनाया था, वो घर में मैं अब नहीं रह रहा हूँ, वो घर बिल्कुल बुरी कंडीशन में आ चुका है, लेकिन मैंने उसको तोड़ा नहीं अभी, तोड़ने से पहले उस घर की प्राइस कितनी थी, उस प्राइस को अपन बोलते हैं साल्वेज वैल्यू। यू शुड रिमेंबर दिस बोथ टर्म्स। ठीक है, यह बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरा मेथड्स में एक्सप्लेन किया हुआ है इसने। ठीक है, कि स्ट्रेट लाइन जो मेथड है ना, उसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, यही फॉर्मूला है, C माइनस एस डिवाइड बाई एन। ठीक है, ये इनिशियल प्राइस थी, ये स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई एन। ठीक है, एक और मेथड होती है कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, D इज इक्वल टू 1 माइनस C बाई एस के होल पावर 19। यू शुड रिमेंबर दिस बोथ फॉर्मूला। अब देखो आपको ये भी याद रखना चाहिए, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड को क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग इंक्लाइन मेथड बोलते हैं। ठीक है गाइज, और इसके अलावा एक दो मेथड और होती है, कौन कौन सी, सिंकिंग फंड मेथड और क्वांटिटी सर्वे मेथड। ठीक है, उसके बाद देखो सेम क्वेश्चन उसी टाइप का आ गया है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो वैसे। फॉर 15 मीटर mm थिकनेस थिक सीमेंटिंग प्लास्टर। अब देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सीमेंट प्लास्टर 1:6 100 स्क्वायर मीटर न्यू ब्रिक वर्क, द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड है। तो सीमेंट प्लास्टर की बात कर रहा है यहाँ पे, पहली चीज़ तो ये। ठीक है, तो इसको कैसे डील करोगे, देखो मैंने अभी बताया था आपको, प्लास्टर के केस में अपन कितना इंक्रीज करते हैं, 60% इंक्रीज करते हैं। तो आपको डायरेक्टली पहले तो वॉल्यूम निकाल लो, कितना वॉल्यूम है, देखो टोटल वॉल्यूम अगर मैं निकालता हूँ 0.015 आएगा, ये मीटर में कन्वर्ट करोगे, और ये स्क्वायर मीटर में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 100 कर लो सिंपल। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 1.5 मीटर क्यूब आ गया। ठीक है गाइज, तो ये तो आपको क्या मिल गया, वॉल्यूम मिला है। इस वॉल्यूम के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, आप ये ड्राई, ये किस कौन सी कंडीशन में आपको वॉल्यूम मिला है, वेट कंडीशन में। अगर मैं ड्राई वॉल्यूम की बात करूँगा, ठीक है गाइज, ड्राई वॉल्यूम की बात करूँ मैं, एक मिनट गाइज, यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ड्राई वॉल्यूम की बात करूँगा, तो कैसे निकलेगा ड्राई वॉल्यूम, मैंने जो अभी वॉल्यूम निकाला, कितना निकाला मैंने, 1.5 मीटर क्यूब निकाला ना। इसमें मैंने बताया भी आपको, सीमेंट प्लास्टर पे कितना ऐड करते हैं, 60%, तो 1.6 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 2.4 मीटर क्यूब। फाइनली मुझे इसके साथ काम करना है अब। ठीक है, अब मेरे पास रेशियो कितना है, 1:6 का रेशियो है, और क्वांटिटी ऑफ सीमेंट पूछ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रिक वर्क और सीमेंट का रेशियो दिया हुआ, ब्रिक वर्क का और ये। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो किसका निकालना है आपको, मतलब 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका 7। ठीक है, तो इस सीमेंट, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो सीमेंट और प्लास्टर मोर्टार की बात हो जाएगी। यहाँ पे सीमेंट और सेंड का रेशियो है ये किसका, क्योंकि अपन जब सीमेंट प्लास्टर करते हैं तो सीमेंट और सेंड यूज करते हैं प्लास्टर में, तो 1:6 दिया हुआ है। तो मैंने अभी आपको बताया था, जिसका जिसका वैल्यू अपने को निकालना उसको ऊपर रखते हैं, और टोटल रेशियो का सम करके नीचे रखते हैं, इनटू अपने पास जो वॉल्यूम आया था ना, उसको भी यहाँ पे रखेंगे, कितना 2.4 आया था अभी, तो ये वैल्यू फाइनली आ जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.343 मीटर क्यूब, 0.343 मीटर क्यूब। ठीक है, तो 0.343 मीटर क्यूब आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है गाइज, तो इस तरीके से आपको डील करना है इस क्वेश्चन के साथ। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, द वुड वर्क शुड बी मेजर टू द नियरेस्ट ऑफ। वुड वर्क अपन कितने मेजर करते हैं, 0.002 मीटर। आपको ये याद होनी चाहिए डायरेक्टली वैल्यू। और इसके अलावा मैं 3 चीज़ें आपको बता देता हूँ। एक जो लीनियर मेजरमेंट होता है ना, जैसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपन लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो उसकी एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, 0.01
0.01 मीटर होना चाहिए। अगर आप एरिया मेजर कर रहे हो तो कितनी होनी चाहिए, 0.01 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। और अगर आप वॉल्यूम मेजर कर रहे हो तो 0.01 मीटर क्यूब की एक्यूरेसी होना चाहिए। इस एक्यूरेसी से आगे पीछे वैल्यू नहीं जानी चाहिए गाइस, ठीक है। इसके आसपास वैल्यू होनी चाहिए, इतनी इतनी एक्यूरेसी में आपका चल जाए। जैसे मान लो आपने डिस्टेंस मेजर किया तो 0.01 का मीटर का आपने गड़बड़ की तो कुछ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बात करें, इफ आई इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल, एन इज द नंबर ऑफ ईयर इन द कोफिशिएंट ऑफ एनुअल सिंकिंग फंड। अब देखो यहाँ पे किसकी बात की हुई है, सिंकिंग फंड की बात की हुई है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए सिंकिंग फंड क्या होता है एक्चुअली। देखो गाइस इसके बारे में बताता हूँ। जैसे कोई मशीन लेके आया अपन, आज कोई मशीन लेके आया मैं, वो 1 लाख रुपए की थी। अब मैं जब मान लो इसको 10 साल में चलाना है मुझे, इस 10 साल तक मैं चलाऊंगा इसको, क्या 10 साल तक जब चला पाओगे तो क्या 10 साल के बाद आपके पास उस मशीन को डबल लेने की प्राइस होगी अब, क्योंकि वो 10 साल बाद मशीन काम की नहीं होगी अब, ठीक है। 10 साल बाद आपको क्या होगा, मान लो आपने कोई जेसीबी ली, ठीक है, एक्सकेवेशन मशीन होती है जेसीबी, वो जेसीबी आपको 10 साल बाद रिप्लेस करनी, क्या 10 साल बाद जरूरी है आपके पास 10 लाख रुपए होंगे, नहीं होंगे ना। तो उसी को बोलते हैं सिंकिंग फंड। कि मान लो 1 साल आपने मशीन यूज की तो आप क्या करो, 10,000 रुपए या जो भी प्राइस हो ना, एक फिक्स अमाउंट आपको क्या करना है, एक अपने मतलब स्टोर करना है, ठीक है। या तो चाहे बैंक में डालो, कुछ भी करो उसका, आपको हर एक साल कुछ ना कुछ प्राइस करना है। तो वो उसको बोलते हैं सिंकिंग फंड। ताकि क्या होगा, 10 साल तक आप यूज़ करोगे ना, तो 10 साल बाद जब भी आपके पास मशीन की वैल्यू खराब हो जाएगी, मशीन पूरी तरीके से डिप्रिशिएशन हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये कम से कम 10 लाख आपके पास सेव हो जाएंगे और नई मशीन खरीद सकते हो आप, उसको बोलते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है उसको कैसे निकालते हैं, आई सी इज इक्वल टू क्या होता है, आई अपॉन 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देख सकते हो आप, आई अपॉन 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1, ठीक है गाइज। तो बी विल बी द आंसर, आई अपॉन 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1। गाइज यहाँ पे थोड़ा आंसर में गड़बड़ है, मैं आपको बता देता हूँ आंसर, फिर एक बार चेक कर लो आप। आई अपॉन 1 प्लस आई की पावर एन, पावर में यही है, माइनस है, ठीक है। तो फाइनली आंसर यही है, बट ये -1 है, ठीक है। तो बी विल बी द आंसर रहेगा यहाँ पे आपका। यहाँ पे आप देख सकते हो ये, ठीक है। सिंकिंग फंड क्या होता है, एनुअल इंस्टॉलमेशन। वो बोल रहा है कितनी इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले में आपको फाइनली फॉर्मूला लगाना है ये, ठीक है। बुक वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू होती है इनिशियल कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन कॉस्ट, जितने में मशीन लेके आए थे और कितना डिप्रिसिएशन हो गया उसको बोलते हैं बुक वैल्यू, ठीक है। ये आप पढ़ लेना, इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, आपको क्या निकालना है, क्वांटिटी निकालना है एक्सकेवेशन, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इस एग्जाम में, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब देखो ये आपको क्या एरिया दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे आपको क्रॉस सेक्शन दिया हुआ कहाँ का, यहाँ का काटा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है, द अबव फिगर प्लान एंड सेक्शन ऑफ एक्सकेवेशन लेआउट द वैल्यू ऑफ अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन ऑफ फाउंडेशन ट्रेंच। तो किसका निकालना है, एक्सकेवेशन की वैल्यू निकालनी, किसमें निकालनी है, मीटर क्यूब में निकालनी है, ठीक है गाइज। अब देखो इसको डील कैसे करना है, सिंपल। पहले देखो इसको अपन डील जो करेंगे वो सेंट्रल लाइन मेथड से करेंगे, है ना, सेंट्रल लाइन मेथड। देखो गाइज इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो ये मेजरमेंट होता है किसका, मतलब जो एस्टिमेशन होता है, एस्टिमेशन दो तरीके से होता है, एक सेंट्रल लाइन मेथड होती है, एक और कौन सी होती है, लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल मेथड होती है, लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल मेथड होती है। तो अपन सेंट्रल लाइन पीडब्ल्यूडी वगैरह जो होते हैं ना, वो सारे कौन सी सेंट्रल लाइन मेथड से करते हैं, सेंट्रल लाइन थोड़ी इजीली हो जाती है काम उसमें। तो देखो आपको इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसमें टोटल लेंथ आपको निकालना होता है। पहला काम क्या होता है आपका, टोटल लेंथ निकालना होता है, ठीक है। अब टोटल लेंथ कैसे निकालोगे, सिंपल तरीके से कि आपको देखो उसमें क्या सेंटर डिस्टेंस में से करना है। जैसे मान लो ये आपके पास एरिया है, ठीक है, इस तरीके से देखो इसमें दिया हुआ है ना, तो आपको यहाँ से सेंटर डिस्टेंस निकालना है, मतलब आपको वॉल की आधी थिकनेस को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो मेरे पास क्या है, मेरे को वॉल की थिकनेस क्या है, ये क्रॉस सेक्शन दिया, उससे मुझे पता चल रहा है कि वॉल की थिकनेस क्या है मेरी, 80 सेंटीमीटर है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से जो आपका निकलना स्टार्ट होगा वो किस तरीके से निकलेगा, मेरे को लेंथ निकालनी है, तो लेंथ कैसे, 6 मीटर है मेरे पास, 6 माइनस मुझे क्या, आधा इधर से माइनस आधा इधर से, तो मैं पूरा माइनस कर दूं एक बार, तो कितना हो जाएगा, 0.80 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, एक तरीके से 5.2। ये तो क्या हो गया मेरे लेंथ की वैल्यू। उसी तरीके से इस विड्थ में से मैं माइनस करूँगा मैं, तो विड्थ में से कितना हो जाएगा माइनस, विड्थ में से 4 माइनस 0.08, उधर से भी थिकनेस माइनस होगी, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, 3.20। अब मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास लेंथ की वैल्यू आ गई, मेरे पास विड्थ की वैल्यू आ गई है, ठीक है। ये दो वैल्यू आपको पता होना चाहिए मीटर में अभी, ठीक है। अब मेरे को इसके साथ क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हो कि विड्थ का इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके। अभी देखो एक चीज़ है, मेरे ये वैल्यू ली है अभी, तो लेकिन एक लेंथ और ये भी तो है, और एक लेंथ ये निकाली तो एक लेंथ ये भी तो है, तो अपन क्या करना है, टोटल लेंथ कितनी आएगी, जो 5.2 था ना उसको ऐड करो, प्लस इधर वाले को ऐड किया, फिर इधर वाले को ऐड किया, कितना आया था वो 3.20,
3.20। अब मैं ये दोनों की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। क्यों किया मल्टीप्लाई? क्योंकि एक इधर का लिया और एक इधर का भी लिया मैंने, तो ये मेरे पास टोटल लेंथ आई है। अब मेरे को जो मीटर क्यूब में निकालना है तो मेरे को एल इंटू बी इंटू एच करना पड़ेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है फाइनली? ये वैल्यू आ रही थी अभी जो मैंने निकाली थी 16.8 आ रही थी। इसको मैं क्या विड्थ से मल्टीप्लाई करूँ? विड्थ कितनी है? 0.080। ये तो मेरी क्या हो गई? थिकनेस हो गई। और मेरे को डेप्थ कितनी है वो भी गिवन है 60, तो 0.060, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से फाइनली जो वैल्यू आएगी आपकी वो कितनी आ रही है? 8.064 मीटर क्यूब। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? 8.064 मीटर क्यूब विल बी द आंसर। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे इस टाइप से है। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट कंटेन डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल आइटम ऑफ वर्क एक्सक्लूडिंग देयर क्वांटिटीज अलॉन्ग विद करंट रेट। देखो उसमें क्या है? क्वांटिटी एक्सक्लूड है, लेकिन उसकी करंट रेट होगी तो उसको क्या बोलते हैं अपन? शेड्यूल ऑफ रेट्स बोलते हैं। यू शुड रिमेंबर दिस। ठीक है, टेंडर डॉक्यूमेंट आपको पता है टेंडर क्या? जब अपन बिडिंग करते हैं कि है ना, टेंडर देते पहले अपन, उसके बाद अपन अपना काम होता है एक्चुअली। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, द प्लान ऑफ बिल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर विथ ए सेंटर लाइन डायमेंशन ऑफ आउटर लाइन। देखो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ? मेरे को एक प्लान दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। अब मेरे को क्या दिया हुआ है? विथ सेंटर लाइन डायमेंशन ऑफ आउटर वॉल। ठीक है, सेंटर लाइन डायमेंशन इफ द थिकनेस ऑफ वॉल इन सुपर स्ट्रक्चर इज 0.30। तो ये जो थिकनेस है ना, ये टोटल ये कितनी दी हुई है? 0.30 दी हुई है। ठीक है, और मेरे पास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये यहाँ से लगा के यहाँ तक की जो डिस्टेंस दी हुई है वो कितनी दी हुई है? 14.7 मीटर दी हुई है। इस साइड भी ऐसा ही दिया हुआ है। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है? प्लिंथ एरिया। तो पहली चीज तो आप दिमाग में बिठाओ, प्लिंथ एरिया क्या होता है? प्लिंथ एरिया में मैं दीवार की थिकनेस को ऐड करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। तो मेरे को वॉल की थिकनेस को ऐड करना पड़ेगा। तो इसने क्या किया? सेंटर की दिए रखी है। ठीक है, तो अभी मेरे को दीवार ये वॉल की थिकनेस ऐड करनी पड़ेगी। इधर से आधी ऐड होगी, इधर से भी आधी ऐड होगी, तो पूरी थिकनेस ऐड करनी पड़ेगी। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो उसका। तो देखो 14.7 है ना, 14.7 में क्या प्लस करना पड़ेगा? ये दीवार मैंने अभी बोला था आपको। ठीक है, तो इधर आधी थिकनेस और आधी थिकनेस, तो थिकनेस टोटल कितनी दी? आधी इधर जोड़ेंगे, आधी इधर जोड़ेंगे, तो टोटल थिकनेस हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? 0.30 ऐड किया, तो ये कितना आ रहा है? 15। इसी टाइप से दूसरे डायमेंशन में भी ऐड होगा तो वो भी 15 आ जाएगा। 15 इंटू 15 करेंगे अपन, एरिया निकालना है अपने को, प्लिंथ एरिया। तो कितना आ जाएगा आंसर? 250 आ जाएगा, 225 आ जाएगा, सॉरी गाइज। 15 इंटू 15 क्या था? 225 होता है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे कि द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ बेस्ड ऑन परचेस्ड वैल्यू एंड डिप्रिसिएशन ईटीसी इज नोन एज। तो आप गाइज यहाँ पे देख सकते हो क्या पूछा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ। ठीक है, बेस्ड ऑन परचेस्ड वैल्यू एंड डिप्रिसिएशन, इसको क्या बोलते हैं अपन? बुक वैल्यू बोलते हैं उसको, कि डिप्रिसिएशन में से माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको क्या बोला जाता है? बुक वैल्यू बोला जाता है। तो यू शुड रिमेंबर दिस। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू मैं आपको बता चुका था। देखो यहाँ पे स्क्रैप का मतलब क्या होता है? जो स्क्रैप करने के बाद अपना वैल्यू निकाली, वो साल पे जो वैल्यू क्या है कि मशीन मैंने अभी बिल्डिंग को तोड़ा नहीं है। यहाँ पे तोड़ चुका हूँ मैं बिल्डिंग को, यहाँ पे मैंने अभी बिल्डिंग को एक तरीके से तोड़ा नहीं है, उसको बोलते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, वन ब्रिक थिकनेस ऑफ वॉल इज रफली। तो वन ब्रिक जो थिकनेस और वॉल होती है उसको कैसे अपन मेजर करें? तो आपको भी पता है एक ब्रिक अगर वॉल की थिकनेस की बात करें तो पूरी थिकनेस को लेना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि वो मोर्टार भी ऐड हो जाएगा उसमें। तो 20 सेंटीमीटर आंसर। फॉर डिप्रिशिएशन ड्यूरिंग फर्स्ट 5 ईयर ऑफ द सीमेंट कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर इज। तो देखो पहले 5 ईयर में जो कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर बना होता है ना, उसकी जो डिप्रिशिएशन मतलब कितना उसमें डिप्रिशिएशन हुआ, उसको अपन कितना कंसीडर करते हैं? 0% कंसीडर करते हैं। पहले 5 साल में कोई कॉन्क्रीट का स्ट्रक्चर का खराब नहीं होता, ये कहना मतलब इसका। और आफ्टर 5 ईयर की बात करें अपन ना, आफ्टर 5 ईयर की बात करेंगे तो 1% डिप्रिशिएशन हो जाता है उसमें। ठीक है गाइस, तो यू शुड रिमेंबर दिस वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टिमेट ऑफ इलेक्ट्रिक वायरिंग इज प्रिपेयर्ड ऑफ। इलेक्ट्रिक वायरिंग जो होती है ना, उसका एस्टिमेशन किस में किया जाता है गाइस? तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ पॉइंट में या नंबर ऑफ किस में करते हैं? नंबर ऑफ पॉइंट्स में अपन करते हैं कि कितने पॉइंट्स अपनों ने लगाए हैं। ठीक है, अप्लाइंसेस में नहीं करते हैं कि कितनी चीजें लगाई, नहीं। अपन जैसे कितने स्विच लगाए ना अपना, उस स्विच में अपन करते हैं एक स्विच मतलब 2 स्विच 3 स्विच, उसके अकॉर्डिंग अपन मेजर करते हैं। जैसे नंबर ऑफ ट्यूबलाइट से मेजर कर लेंगे, नंबर ऑफ प्लग पॉइंट से मेजर करेंगे, नंबर ऑफ लैंप से कर लेंगे, इस तरीके से होता है। ठीक है गाइस, एन एस्टिमेट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर यूजिंग थंब रूल, गलत। रेंडम, एक मिनट वेट करो उसको। रेंडम गेज ऑफ कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर, ये भी गलत। प्रोबेबल कॉस्ट अराइव्स बिफोर कंस्ट्रक्शन, हाँ बिल्कुल सही बात, ये भी गलत है। देखो प्रोबेबल जो कॉस्ट होती है ना, देखो एस्टिमेशन क्या होता है? प्रोबेबल अपन मेजर करते हैं, डिफरेंट तरीकों से मेजर करते हैं। तो प्रोबेबल जो कॉस्ट होती है ना, उसको बोला जाता है एस्टिमेशन। ठीक है, इंडिकेट वर्क लेफ्ट इन एक्सकेवेशन ट्रेंचेस टू फैसिलिटेट द मेजरमेंट ऑफ बोरो पिट्स आर नोन। देखो यहाँ पे क्या होता है, जब भी अपन काम कर रहे होते हैं, जब भी अपन एक्सकेवेट करने काम कर रहे होते हैं ना, जहाँ काम खत्म होता है वहाँ पे अपन इस तरीके से एक
असेंबली लगा देते हैं, उस असेंबली को क्या बोलते हैं अपन? टेल टेलिस बोलते हैं। यू शुड रिमेंबर दिस। क्या बोलते हैं? टेल टेलिस। और एक और इसका नाम क्या होता है? डेड एंड भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? डेड एंड। डेड एंड, ठीक है, ठीक है गाइस, डेड एंड भी बोला जाता है उसको। नेक्स्ट अपन बात करें, अब देखो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? इन केस ऑफ स्टील रोलिंग शटल्स फॉर द एस्टिमेट ऑफ पेंटेड एरिया, ठीक है, पेंटेड एरिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो द प्लेन एरिया इज मल्टीप्लाई बाई। तो देखो यहाँ पे क्या होता है? रोलिंग शटर आपको पता है थोड़ा इस तरीके से रहेगा, लेकिन प्लेन एरिया तो नहीं रहेगा वो। तो अपन क्या करेंगे? प्लेन एरिया में किस, क्योंकि उसका थोड़ा एरिया ज़्यादा हो जाता है, तो प्लेन एरिया में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें कि वो इक्वल हो जाएगा, वो पूछा हुआ है इसने। आप देख सकते हो शटल में जब भी बात करें। तो देखो यहाँ पे 3 वैल्यू है, ये आप लिख लेना कॉपी में। कोरुगेटेड, कोरुगेटेड स्टील शीट, क्या? स्टील शीट। कोरुगेटेड स्टील शीट जो होती है ना, उसमें अपन कितना मल्टीप्लाई करते हैं? 10% का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब जो भी वैल्यू अपने पास होगी उसमें 1.1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे, कोरुगेटेड एस्बेस्टस शीट। कोरुगेटेड एस्बेस्टस शीट, ठीक है। तो इसमें कितना अपन करेंगे? 20% इसमें अपन मिलाएंगे, मतलब 1.2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तीसरा क्या होता है? सेमी कोरुगेटेड एस्बेस्टस, सेम है ना, सेमी कोरुगेटेड शीट। सेमी कोरुगेटेड, सेमी कोरुगेटेड एस्बेस्टस सीमेंट शीट, ठीक है गाइस। इसमें अपन कितना करेंगे? इसमें भी 10% का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से अपने को क्या पूछा हुआ है? एस्टिमेट ऑफ पेंटेड एरिया इन प्लेन एरिया, ठीक है, रोलिंग शटर्स की बात की हुई है यहाँ पे। तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा? 1.1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10% को अपन इंक्रीज कर देंगे, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ द रिक्वायर्ड 10 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क। देखो ब्रिक वर्क की बात कर रहे हैं तो 33% बढ़ेगा, पहली चीज तो ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप आंसर निकाल सकते हो। लेकिन इसमें देखो, इसमें क्या पूछा? वॉल्यूम ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड 1:6 मोटार इज अप्रोक्सीमेटली। देखो सीमेंट की वैल्यू पूछी हुई है इसमें, तो थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक है। देखो ट्रिक किस तरीके से, इसमें कोई वैल्यू वो नहीं दिया हुआ आपको ब्रिक वगैरह का। तो देखो मेरे को पहले चीज़ तो ब्रिक का वॉल्यूम पता होता है, कितना होता है? 20 × 10 × 10, ये टोटल वॉल्यूम होता है ब्रिक का। अगर मैं इसमें एक्चुअल साइज की बात करूँ ब्रिक की, तो कितना रहेगा? 19 × 9 × 9 रहता है, ये भी आपको पता है। ये वैल्यू किसमें? सेंटीमीटर्स में, ठीक है, सेंटीमीटर्स में। अब देखो मैं अगर इस वॉल्यूम से इसका माइनस करूँगा तो मेरे पास बचेगा क्या? इसमें से ये माइनस करूँगा तो क्या बचेगा? मोटार का बच जाएगा कुल मिला के, ठीक है। क्या बचेगा? मोटार। और इसी मोटार में तो मैं सीमेंट यूज़ करूँगा ना, बात समझ आ रही? इसीलिए अपन काम इस मोटार पे करेंगे। तो अब मुझे मोटार की वैल्यू पता चल जाएगी कितनी? 19 × 9 को मैं जब करूँगा, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ मोटार मेरे को सबसे पहले निकालना होगा। वॉल्यूम ऑफ मोटार, इस वॉल्यूम ऑफ मोटार को निकालने का तरीका क्या रहेगा गाइस? इस तरीके से रहेगा, 20 × 10 × 10 माइनस, माइनस क्या रहेगा आपका? 19 × 9 × 9। ये तो क्या हो गया मेरे पास? मतलब मोटार की क्वांटिटी आ गई। लेकिन मेरे को कितने में निकालना है? 2000 मीटर क्यूब में निकाल रहा हूँ ना मैं। मोटार की परसेंटेज इसी में से निकाल रहा हूँ ना मैं, क्योंकि टोटल मेरे पास कितना, टोटल के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ। और मुझे क्या दिया हुआ है? 10 मीटर क्यूब दिया हुआ है, 10 का मल्टीप्लाई करता हूँ। ये तरीका होता है निकालने का। इसको, इसका जो वैल्यू आ रहा है फाइनली वो कितना आ रहा है? वॉल्यूम कितना आ रहा है? मतलब 10 मीटर क्यूब में मैंने निकाला है। वो जो मैंने अभी निकाला था 1 मीटर क्यूब में निकाला था। अगर 10 मीटर क्यूब में, इसलिए मैंने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया था उधर, ठीक है गाइस। तो टोटल वॉल्यूम कितना आ रहा है यहाँ पे? 2.305 मीटर क्यूब आ रहा है। ये आपको याद होना चाहिए, पहली चीज़ तो ये। अब याद नहीं, मतलब गाइस यहाँ पे ये वैल्यू तुम्हारे पास आ गई है। अब मुझे क्या करना है? मैं क्या कर रहा हूँ? ब्रिक वर्क पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मैं गाइस देखो, आप सोच सकते हो मोटार पे काम कर रहा हूँ। किस पे? मोटार पे। तो आप कितना, मतलब मैंने बताया था आपको 25% बढ़ाना, तो आप 25-30% के आसपास बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। तो मेरे पास ड्राई वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 2.305 तो मेरा टोटल वॉल्यूम है। अब मेरे को इसको 30% बढ़ा सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। 3%, 1.3 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 30% के करीब बढ़ाओगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू आपका? 3 मीटर क्यूब के करीब वैल्यू आ गई। ये मेरे पास टोटल वॉल्यूम आ गया। अब मुझे क्या निकालना? सीमेंट मोटार की निकालना है। तो मेरे को 1:6 दिया हुआ है, ये सीमेंट का है, मोटार का, तो 1/7, 1 इसका निकालना है, ये ऊपर दोनों का सम नीचे इंटू 3, ये आ जाएगा। तो 3/7 विल बी द आंसर, ठीक है गाइस। यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है? 3/7 आ रहा है। वो आंसर के अकॉर्डिंग मैंने 30% लिया है। आप 25% भी लोगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ पे, क्योंकि 25% का नॉर्मली क्राइटेरिया होता है अपना, ठीक है। द एक्सप्लोसिव ऑफ ब्लास्टिंग, जब ब्लास्टिंग होता है, बम फोड़ा जाता है, उसको मेजर किस में करते हैं? तो किस में करते हैं अपन? किलोग्राम, क्विंटल, किलोग्राम, केजी वगैरह मेजर करते हैं अपन, ठीक, पता होना चाहिए आपको। द टेक्निक ऑफ फाइंडिंग द फेयर प्राइस ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी इज नोन एज, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं अपन? टेक्निक टू फाइंड, उसको क्या बोलते हैं अपन? वैल्यूएशन बोलते हैं, कि वैल्यू कितनी है उसकी अभी, ठीक है। तो फेयर प्राइस अभी तो बोलते हैं ना कि कितनी वैल्यू है इस बिल्डिंग की, अभी कितनी वैल्यू रह गई, उसको फाइंड आउट करने की मेथड को, उसको क्या बोलते हैं? वैल्यूएशन बोलते हैं, ठीक है गाइस।
तो ये थे हमारे आज के 15 से 20 क्वेश्चन हमने सर्वे एस्टिमेशन के डिस्कस किए। इसमें क्या प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि सर ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, उसको मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है गाइज, तो बढ़ते रहिए, नॉलेज को गेन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, उनको रिवाइज करते रहिए, और जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें और चैनल को लाइक शेयर करें। ओके गाइज, थैंक यू।